ओके चलिए होमवर्क निकालें। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क में क्या था अपना जे मेंस थी और एडवांस थी। ठीक है, एक एक करके खत्म करें। पहले टेंजेंट नॉर्मल निकालो। टेंजेंट नॉर्मल जे मेंस क्वेश्चन नंबर 1 got out, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 got out, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं और मजे से सुन रहे हैं। चलो नेक्स्ट अगला इसके बाद निकाल लो एमओडी। एमओडी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 got out, 2 3 4 4 सब लोग देखें एमओडी में क्वेश्चन नंबर 4 इधर हमसे बोला है कि क्वेश्चन 4 चलो बताओ व्हाट्स योर डाउट। किसको डाउट थी हाथ खड़ा करे। हाँ बोलो बेटा। इसमें आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आई थिंक, तो आपने ट्राइंगल बना लिया होगा है ना। बैठ के आराम से बात करो है ना। साइन थीटा आपको दिया है ना, और टेन इनवर्स में तो पी हो गया और अंडर रूट कॉस टू थीटा हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया होगा है ना। तो बस यहां से आपको क्या चाहिए टेन थीटा। तो साइन थीटा बाय दिस क्या दिक्कत क्या आई बताओ। कैलकुलेशन क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है। ट्राइंगल बनाओ और परपेंडिकुलर साइन थीटा, इस एंगल को फाई मान लो। ये एंगल आपका फाई है, ठीक है ना। कौन सा एंगल, tan इनवर्स पूरा, tan इनवर्स ऑफ दिस इज फाई। चलो यार ये लेट मत आया करो, कम से कम 5-10 मिनट तो पहले आओ, ठीक है। मैं हमेशा जनरली 5-10 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम से सुन ले सब लोग बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और मेरे एंटर होने के बाद फिर अलाउ नहीं करूंगा ऐसे बीच बीच में, मुझे डिस्टर्बेंस थोड़ी, कोई सेंस थोड़ी हुआ है, ठीक है। और कोई भी आज के बाद जब मैं एंटर हो जाऊंगा तो उसके बाद एंटर नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। वहीं पर गेट पर खड़े खड़े रहना। जब मेरी सुबह 8:15 क्लास होगी तब के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। गेट पे खड़े रहना। अगर मुझे याद रहा कि बच्चे शायद गेट पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर मैं बीच में अगर सब ब्रेक चल रहा होगा, ये देखो हाँ मजे से अपना, मतलब क्या कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे में कोई जो बंदा पहले से आया है वो और जो पढ़ाने वाला है वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करे, समझ लो। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से गेट पर ही खड़े रहना है भीड़ लगा के, और इस उम्मीद में कि सर को याद रहेगा। और अगर मुझे बीच में कभी याद आ गया तो फिर एंट्री दे दूंगा, वरना फिर राम भरोसे, ठीक है। सबको ध्यान रखना। अब मैथ्स की क्लास में बी केयरफुल। हाँ हम कहा थे, ये क्वेश्चन था साइन थीटा और ये है अंडर रूट कॉस टू थीटा। अंडर रूट कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन है तो ठीक रहेगा। तो ये आपके पास निकल जाएगा है ना। और आपसे साइन थीटा पूछा है यहाँ से, साइन साइन फाई, ये एंगल फाई माना है ना, तो बस वो tan फाई आ जाता है, शायद tan थीटा आ जाता है, और उसका tan थीटा में डिफरेंशिएशन है तो बना है। नेक्स्ट 5 को डाउट, नेक्स्ट 6 को डाउट, डन। चलो इसके बाद हम मोनोटोनिसिटी पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमारा कहां तक हो गया था, रोल्स थ्योरम इस बैच में नहीं हुआ ना अभी। हाँ रोल्स थ्योरम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क में था क्या, क्लास नोट्स देखो सब, कुछ भी नहीं था लास्ट में। ओके एक वो tan वाला सवाल करा दिया था मैंने, tan x by x और ऐसा कुछ x, ठीक है बढ़िया। तो अपन कॉन्केविटी से स्टार्ट कर सकते हैं हम सारी बातें। हेडिंग डालो सब, कॉन्केविटी ऑफ एफ एक्स, कॉन्केविटी ऑफ एफ एक्स ऑफ फंक्शन,
कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने आपसे पहले भी बात की हुई है ना। एक बार अब अच्छे से इसको फाइनली पैक कर देते हैं कि क्या थॉट होता है। तो कॉन्केव में दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक है कॉन्केव अप और एक है कॉन्केव डाउन। जैसे अपन फिजिक्स में कॉन्केविटी की बात करते थे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे करके। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्केव अप की, तो ग्राफ हमारा अगर कॉन्केव अप है तो उस केस में फंक्शन कैसा भी हो सकता है। इट कैन बी नॉन मोनोटोनिक, ठीक है, ये भी कॉन्केव अप हुआ, या फिर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में आप चाहो तो इसका ये टुकड़ा ले लो, ये देखो। हाँ यार, ये मतलब यही 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 सब चलता रहता है क्या शुरू की क्लास में? क्या बात कर रहे हो, मरवा दोगे तुम। कैसे कोई कंसंट्रेट करेगा? रुको, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करेंगे ही। अरे अब सही है। चलो, तो हम कहाँ थे? कॉन्केविटी की बात कर रहे थे, है ना। तो कॉन्केविटी में अपने दो चीजें हैं, एक है कॉन्केव अप और एक कॉन्केव डाउन। तो कॉन्केव अप में हम आपको बता रहे थे कि अपना ग्राफ कैसे भी हो सकता है। ये नॉन मोनोटोनिक है और ये मोनोटोनिक है। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, और चाहे तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है। यानी मोनोटोनिसिटी का कॉन्केविटी से कुछ लेना देना नहीं है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यही चीज हम बात कर सकते हैं कॉन्केव डाउन। तो ये होता है अपना कॉन्केव डाउन, ठीक है। देखो डाउन चल रहा है, और इसमें भी फिर इसके ब्रेक कर लो, ये वाली ब्रांच ले लो, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। और यही चीज ये वाली ब्रांच ले लें तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन ये हमने यहां पर लिख लिया, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, ठीक है। ये है दोनों अपने नॉन मोनोटोनिक, और ये है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, ठीक है। तो अब हमें पहचानना है कि फंक्शन देखकर कि वो क्या है, नॉन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक, ये तो हम एफ डैश से चेक करते थे। पर अब कॉन्केविटी के लिए हम चेक करेंगे एफ डबल डैश, ठीक है। तो एफ डबल डैश में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। मैंने एफ डबल डैश एक्स को एक बार याद है लिखा था, एफ डैश एक्स का डैश, एफ डैश एक्स का डैश, ठीक है। अब मैंने इसमें दो बातें करी कि अगर बोला कि एफ डैश एक्स का डैश अगर पॉजिटिव है, या फिर एफ डैश एक्स का डैश अगर नेगेटिव। मैं दो चीजों में डील करता हूं, पहले डैश पॉजिटिव, तो अपन तो एफ डैश एक्स को एक सिंपल फंक्शन जी एक्स मान लेते। तो ये क्या लिखा है, जी एक्स का डैश लिखा है। मुझे क्या दिख रहा है, जी एक्स का डैश, और वो पॉजिटिव है। क्या मैं जी पर कमेंट मार सकता हूं? जी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यस। जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो जी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। यानी मुझे यहां से ये चीज समझ में आ गई, जो मेरा एफ डैश एक्स है बच्चों, वो इंक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स होता क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट एक्स। तो यानी ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन यही तो होता है कि एक्स बढ़ाने पर फंक्शन बढ़े, उसी को तो अपन इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग का मतलब क्या समझे, स्लोप बढ़ रहा है। और यहां पर देखना स्लोप किस केस में बढ़ रहा है, कॉन्केव अप में, ठीक है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर हमने देखा ये है स्लोप ऑफ टैंजेंट, इंक्लिनेशन देखते रहना आपको बस, ठीक है ना।
तो इसी तरह इधर आए, ये रहा टेंजेंट, और इस पॉइंट पर आ रहे हैं, ये रही टेंजेंट। इन सभी केसेस में है तो ऑब्ट्यूस ही एंगल, पर यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल अभी थोड़ा सा मतलब 90 की तरफ है, ऐसे समझ लो कि ये 90 की तरफ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 90 की तरफ, नीचे आएंगे 180, ये फ्लैट होता जाएगा ऐसे, ठीक है, ये 180 की तरफ जाता जाएगा। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल 180 की तरफ जा रहा है, यानी यहां पर नेगेटिविटी ज्यादा है, अरे कम ऑन, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं नेगेटिविटी कम हो रही है ना, और फ्लैटनेस बढ़ रही है, यानी नेगेटिविटी और कम हो रही है। एक मोमेंट आएगा जब हमारा स्लोप क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है ना, यानी स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, अरे नेगेटिविटी कम हो रही है ना। और फिर आगे चले तो अब एक्यूट एंगल आने शुरू हो जाएंगे, ये देखो एक्यूट एंगल आने शुरू हो गए, यानी स्लोप पॉजिटिव आना शुरू हो गया, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा एक्यूट है, और ऊपर चलेंगे और ज्यादा रिस्की हो जाएगा मामला, ढलान बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ता जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, यानी इस पूरे ग्राफ में हमने क्या सीखा कि स्लोप हमेशा बढ़ रहा है, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब इस केस में एफ डबल डैश क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉनकेव अपवर्ड्स। तो यही चीज मैंने इसी को भी ड्रॉ किया, तो ये भी आपके कॉनकेव अप ही हो, ठीक है। तो इन केस में हमने ये सीखा कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सबको समझ में आया। अब चीज और क्या बता रहा था, हाँ अभी चलो वहां पर आता हूं, पहले कॉनकेव डाउन पे। कॉनकेव डाउन की अगर बात करूं तो हम बात करेंगे एफ डबल डैश एक्स की। तो इस केस में एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है, एफ डैश एक्स डिक्रीज करना चाहिए, स्लोप आगे जाने पर गिरना चाहिए। क्या ऐसा रियली हो रहा है क्या, देखो यहां पर अब एक्यूट एंगल पहले ही आ गया, ठीक है, और आगे जा रहे हो फ्लैट होता जा रहा है, और ये एंगल कम होता जा रहा है, यहां पर ज्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव और कम पॉजिटिव, एक वक्त आया जीरो हो गया, अब नेगेटिविटी शुरू हो गई, तो सबको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, यानी हम आगे जा रहे हैं तो ज्यादा पॉजिटिव से जीरो और फिर नेगेटिव और फिर ज्यादा नेगेटिव, यानी स्लोप हमारा गिरता जा रहा है। इसका मतलब कि फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो ये कॉनकेव डाउन, ये सारे कॉनकेव डाउन की चीजें, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइन आ जाए, ऐसे लाइन या ये लाइन, ठीक है, यहां पर एफ डैश एक्स हमेशा नहीं, एफ डैश एक्स आपका हमेशा इंक्रीजिंग है जैसे, है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इधर, इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और यहां पर एफ डैश एक्स जीरो है। तो ये जो तीन केसेस हैं, ये तीन केसेस हम कॉनकेव अप भी लेते हैं और कॉनकेव डाउन भी लेते हैं। यहां पर एफ डबल डैश एक्स बच्चों क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब अपने आप समझ सकते हैं, अगर मैंने एक इंक्रीजिंग वाला एक फंक्शन ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 2x + 5, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2 आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, जीरो। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर लिखी है तो उसका डबल डैश तो पक्का क्या ही आना है, जीरो ही आना है। तो इसको अपन क्या लेते हैं, कॉनकेव अप भी लेते हैं और कॉनकेव डाउन भी लेते हैं। यानी अगर कोई मुझसे बोले कि कॉनकेव अप की कंडीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला केस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। वही वाला अपन का जो मैक्सिमम मिनिमम सॉरी मोनोटोनिसिटी में चलता था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, है ना। अगर कोई बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही हम बोलते हैं, हमेशा इक्वल टू जीरो ही बोलते हैं। और वो बात अलग है कि इक्वालिटी होल्ड एट ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स, और यहां पर भी वही चीज है कि ये डिस्क्रीट पर ही होता है। तो ये ध्यान रखना, कॉनकेव अप हो चाहे कॉनकेव डाउन हो, यूज करना एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और उधर एफ डबल डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक बात और इसमें काम की है जिस पर सवाल भी मैं कराऊंगा और आते भी हैं, वो है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है।
अगर हम इस पे 2 पॉइंट्स लेते हैं और इससे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है, तो ये कॉर्ड कर्व के ऊपर दिखती है हमेशा कॉनकेव अप में, और टैंजेंट हमेशा नीचे दिखती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्ड ऑलवेज वर्क द कर्व एंड टैंजेंट हमेशा नीचे जाती है। ये देखो यहां पर भी आप कॉर्ड ड्रॉ कर लो, ये कॉर्ड है, ये कर्व के ऊपर की तरफ है क्योंकि कॉनकेव अप है, ठीक है, और टैंजेंट नीचे की तरफ, टैंजेंट नीचे कॉर्ड ऊपर, ठीक है। उधर उल्टा, इधर अगर अपन कॉर्ड बनाए तो कॉर्ड कम्स नीचे और टैंजेंट गोज ऊपर, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज भी आप नोट रखना कि कब कॉर्ड और टैंजेंट ऊपर नीचे होता है, और वो आपको डायरेक्टली दिख ही जाता है, वो कॉनकेव अप पता है तो फिर तो समझ ही जाओ, ठीक है। चलो लिखा पढ़ी शुरू करें, स्टार्ट करो ये सब, देखें कोई है क्या एंट्री यहां पर। चलो ये भगवान, अभी ये सब अपनी धीरे धीरे वाट लगा रहे होते हैं। चलो हमने आराम से पढ़ लिया, आराम से लिखते रहो। इसके बाद अब कोई मैथ्स की क्लास में लेट नहीं आया। एफ डैश है, वो तो अपना रूल है ही, एफ डैश चल ही रहा है। इसमें थोड़ा सा ये भी लिख देना, कॉर्ड लाइज बिलो द कर्व, टेंजेंट अप, अब ये सब चीजें अपने आप लिखना, ये मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, इधर कॉर्ड अबव एंड टेंजेंट बिलो द कर्व। जल्दी बना दे, इतना क्या नाप नाप के बना रहा है, अप और डाउन सब, एक पैराबोला बना, इधर और उधर इसके ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ये और ये, पता नहीं क्या ऐसा डिजाइन बना रहे हो। और ये लाइन में लिख देना, स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन is considered as concave up as well as concave down. लीनियर फंक्शन या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन भी है, is considered इधर लिख सकते हो थोड़ा बहुत ऐसे, स्लोप इंक्रीजेस, और इधर स्लोप यानी एफ डैश एक्स, और इधर स्लोप डिक्रीजेस। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे,
अब वैसे कॉन्केविटी के बहुत स्पेसिफिकली बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, बट अगर आते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फील ले लेते हैं क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लिखो, प्रूव दैट प्रूव दैट चलो इधर से लिखते हैं, प्रूव दैट f of 1 plus f of 3 is greater than 2f of 2, where f dash x is strictly increasing function. f dash x is strictly increasing function. ये प्रूव करा रहा हूं पर टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन वाइज ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, मल्टीपल करेक्ट का सवाल बन जाए। जैसे हो जाए हाथ खड़ा करे। अब एफ डैश एक्स को बोला इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो स्ट्रिक्टली वर्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ये डबल डैश ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कौन के वहां पे, कौन के वहां पे, एफ एक्स कौन के वहां पे, एफ एक्स कौन के वहां पे, एफ डैश नहीं। कमेंट एफ डबल डैश पे हो रहा है तो एफ एक्स के बारे में वो बोलता है डायरेक्ट, एफ डैश में नहीं बोलता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कर्व मेरा कॉनकेव अप है, यानी इनमें से ही कोई है, ये जो कॉनकेव अप आप देख रहे हो। ठीक है, चलो किसी हुआ क्या, देखो बहुत ही सिंपल सी बात, एकदम से हो जाएगा, संभालना। ये टू को नीचे ले आओ, टू को नीचे ले आओ, तो तुम्हें कुछ मिड पॉइंट जैसी फील आ रही होगी, f1 प्लस f3/2। इधर देखना खेल क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है 1 कॉमा f(1), ये पॉइंट है 3 कॉमा f(3), और रास्ते में कहीं पर पड़ेगा 2 कॉमा f(2). इंक्रीजिंग है कॉनकेव अप है, मतलब हो सकता है कि अब इंक्रीजिंग जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये भी कर्व हो सकता है ये भी कर्व हो, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक से किसी से भी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो इस 2 को नीचे लाते हैं, f1 प्लस f3/2 इज ग्रेटर देन f(2), ये प्रूव करना है, और मुझे लग रहा है प्रूव हो गया। जरा ध्यान से देखो तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, बोलना। अरे इसका मिड पॉइंट निकाल दो ना, 2 पॉइंट दे रखे, 2 कॉमा f(1) प्लस f(3/2)। किस किस को दिख रहा है कि प्रूव हो गया है, अरे अब तो दिख जाना चाहिए भाई। देखो 2 कॉमा 2 कॉमा, इन दोनों का एब्सिस ऐसे में, और ऑर्डिनेट में ये एक लाइन गई है ऐसे, ये जो हाइट है, ये हाइट यहां से लेकर यहां तक की, ये हाइट है f1 प्लस f3/2, और ये हाइट है f(2). कौन सी हाइट बड़ी है, f(1) प्लस f(3/2) इज ग्रेटर देन f(2), यही प्रूफ करना था। अरे आया मजा। ठीक है, यही चीज अब चाहते तो इधर भी कर लेते, इधर कुछ फर्क पड़ता क्या, इधर मान लो क्या होता 1f1, इधर होता 3f3, और ये होता 2f2। यही इसका आपके पास मिड पॉइंट आता है यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे इस कर्व को ऐसे ले जाता तो ज्यादा बेटर था। रुको इसको मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं,
ऐसे लो, ठीक है। अब ये आपके पास है 1f1, 3f3 और ये रहा 2f2, ठीक है। और इधर ध्यान दो, बात नहीं बिल्कुल, ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट बोलो, 2 कॉमा f1 प्लस f3/2। आई थिंक आप लोग फील कर सकते हो, ये हाइट और f2, ये हाइट ज्यादा है, f2 कम है, तो ये किसकी वजह से हुआ, कॉनकेव अप की वजह से। अगर यही चीज कॉनकेव, ये वही एक्चुअली कॉन्सेप्ट वो यूज किया, कॉर्ड और टेंजेंट, कॉर्ड ऊपर टेंजेंट नीचे, ठीक है। यही चीज उल्टी हो जाएगी जब कॉनकेव डाउन की बात हो, ठीक है। तो इस तरह से अपन कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हो सकता है एग्जाम में, अभी जस्ट थॉट आया मुझे, सेक्शन फॉर्मूला दे दे तो उठा के, अरे नहीं कुछ नहीं, टेस्ट के अभी कुछ क्वेश्चन बनाने बाकी, चलो देखते हैं अगला। चलिए यहां तक हो गया कॉन्केविटी का ज्ञान, अब इसको अपन धीरे धीरे यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे सिलेबस में अब क्या बचा है मोनोटोनिसिटी में, पहला बचता है रोल्स, अगला है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी, और फिर आता है कर्व ट्रेसिंग। ये है मोनोटोनिसिटी में, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोल्स, है ना। रोल्स और एलएमवीटी ये समझ लो कि दिस इज नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो फॉर बोर्ड्स। बोर्ड में तो समझ लो आएगा ही आएगा, मतलब कोई ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसमें इसका सवाल ना हुआ हो। ये तो आना, मतलब एक होता है ना फिक्स 5 नंबर का सवाल लास्ट में आने वाला, है ना, जिससे लोग पास होते हैं, ठीक है, हमेशा पढ़ के जाते हैं, वो करके आते हैं। ऐसा इंजीनियरिंग में भी खूब होता है। इंजीनियरिंग में भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जो सबसे टफ चैप्टर होता है ना, हमें याद है हमारे फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट था M3 करके, मैथ्स 3, उसमें ना हर बार यूनिवर्सिटी में मतलब एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता था, वो मेथड था रूंगे कुत्ता मेथड, है ना, रूंगे कुत्ता मेथड, है ना, वो होता था। और उसका भयंकर गंदा फॉर्मूला, इतना गंदा, मतलब याद करने में बैंड बच्चे, चलो, पर उस पर सवाल एक पक्का ही आता था, और वो अच्छा वाला नंबर का भी, पर वही है कि बैंड बच जाती थी उसको याद करने, पर वो हर बच्चा पढ़ के जाता, क्योंकि उसको पता है कि उस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। पर बहुत ही गंदा फॉर्मूला था उसका, मतलब सिर्फ उसी समय के लिए, बस लास्ट में जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बस सिर्फ वही फॉर्मूला देखते हुए बस गए, और बड़बड़ाते हुए गए, पेपर आया, डायरेक्ट वही सवाल देखा, खत्म। ये वाली सिचुएशन होती थी उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा भूलते थे मतलब सोचना भी नहीं है, ठीक है। चलो तो हम शुरू करेंगे रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डालो सब, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, अ वेरी पावरफुल वन, और रोल्स की वजह से ही लैग्रैंज ने अपनी थ्योरम प्रूव करी है, इनकी सहायता लेकर, ठीक है। तो उनको थैंक्स करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने। पर बहुत ही ऑब्वियस बात है, ये चीज अगर तुम भी होते तो तुम भी बता सकते हो, तो तुम्हारे नाम की भी थ्योरम बनी होती, समझ रहे हो। इन्होंने रोल्स थ्योरम में किसी फंक्शन पे 3 बातें करी। आपके पास क्वेश्चन आएगा पूरा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ऐसे करके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। वेरीफाई में आपको 3 चीजें सबसे पहले चेक करनी, वो है कोई फंक्शन एफ एक्स आपका ए से बी क्लोज्ड में कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं बच्चों को याद ऐसे कराता हूं, सी फॉर क्लोज्ड, सी फॉर कंटिन्यूअस, रट लो भले ही, ठीक है। फंक्शन आपका ए से बी क्लोज्ड में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यह है दूसरी कंडीशन। जब
सी क्लोज कंटिन्यूस याद हो गया तो ओपन तो डिफरेंशिएबल याद हो ही गया। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है क्या, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ डैश की बात नहीं है अभी कुछ भी, है ना, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये अगर तीन चीजें फुलफिल हो गई तो रोज भाई साहब ने बोला कि अगर किसी फंक्शन में ऐसा हुआ तो ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जिस पर एफ डैश सी 0 होगा। आई थिंक अब आप लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया ए और ये लिया बी, अब मैंने इनको सेम हाइट पर लिया बिकॉज एफ ए और एफ बी सेम है। ठीक है, अब यहां से मुझे चलना है और लौटना यहीं पर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन उड़ जाए डायरेक्ट, अरे लौटना तो पड़ेगा ही, घूमना तो पड़ेगा ही। और जैसे ही हम, अच्छा कितनी भी बार घूम, पर कम से कम एक बार तो घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं घूमा एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है अपनी ए एफ ए और बी एफ। ठीक है, यानी ये पॉइंट सी ऐसा है जिस पॉइंट पर एफ डैश सी बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चाहे आप ऐसे ऊपर से निकलो चाहे आप यहां नीचे से निकलो तो भी आपको कोई ना कोई सी ऐसा एक तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। एक से ज्यादा कैसे मिल सकते हैं, ये ए है और ये बी है, मजे से घूमो फिरो यहां पे पहुंचो। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे भर भर का सी मिल गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो मैंने यही भी बना दिए। अरे 1 2 3 4 5 6 तो है। अच्छा एक ये रह गया वो चुन्नू सा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही खूब सारे सी हमने यहाँ पर बना दिए जिन जिन पर हमारा एफ डैश 0 हो रहा है। आप कितने भी बना सकते हो बैठे बैठे ड्राइंग करते रहो। ठीक है, बल्कि ये क्यों, आप तो दुनिया का हर पॉइंट बना सकते हो। लो भाई ऐसी की तैसी हर पॉइंट सी है जिस पर एफ डैश 0 है, देयर आर एवरी पॉइंट सी। तो इन्होंने एटलीस्ट की गारंटी ली कि कम से कम एक होगा ही होगा जिस पर हमारा एफ डैश क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अगली चीज ये है, अच्छा वो जो सी आएगा वो किसके बीच में आएगा, ए और बी के बीच में। ये ध्यान रखना, एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अच्छा कई बार ना बच्चों को बताता हूं ना तो बच्चे अपने आप ही कुछ कुछ धारणाएं बनाने लग जाते हैं। बच्चे बोलते हैं अच्छा मास्टर अगर ऐसा है तो फिर एफ डैश सी 0 होगा। ठीक है, तो क्या इसका वाइस वर्सा, अगर एफ डैश सी 0 है तो क्या वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एफ ए बराबर एफ बी होगा। वो ऐसा सोचना भी मत, सिर्फ जो बताया जा रहा है सिर्फ उसी को मानना है। अपनी ऊट पटांग हरकत नहीं लगानी है कि ले बेटा ऐसा हो गया तो तुम तो ढेर हो गए। डीसी, अब डीसी हुआ और ए और बी के बीच में ले एफ डैश सी 0, या फिर और गंदी हरकत करनी है तो लो चोंच बना देते तो फिर ये एनडी हो गया, पर अभी भी एफ डैश सी 0 आ रहा है। अरे ठीक है, या फिर और क्या लाए, एफ ए और एफ बी ले आते हैं सेम। तो अगर हम एफ ए और एफ बी सेम ले आए और तो फिर ये जरूरी थोड़ी, मतलब अगर हमने बोला कि एफ ए और एफ बी सेम, आप ऐसा बना दो, लो अभी भी लो एफ डैश सी 0 आ रहा है बट एफ ए एंड एफ बी आर नॉट इक्वल। अरे समझ रहे हो, तो यहां से यहां आना सही है पर यहां से वापस यहां जाना गलत। गलत नहीं मतलब हो सकता है सेम आ जाए बट इससे ये कंक्लूड करना ये गलत है। सब कुछ चीज समझ में आई। तो अब हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा, ध्यान दो सुनो। पहला आएगा आपके बोर्ड का सवाल, बोर्ड में लिखा आएगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। जब x यहां से यहां तक, पहला सवाल ये आएगा। ठीक है, वेरीफाई करना है यानी रोल्स को बताना है कि भैया तुमने ठीक बोला।
तुमने जो बातें करी थी बिल्कुल 100% सच है, ठीक है। वो कैसे करोगे, पहले उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल, ये 3 मार्क्स होंगे, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, सिर्फ इतना लिखने के। भले ही कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, आप ऐसा भी लिखाओ कि वी नो दैट एल्जेब्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू, हाँ हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन a comma b closed एंड डिफरेंशियल बिटवीन a comma b ओपन, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को ये 3 बातें पता है, ये 3 चीजें सही है तब वो रूल्स लगती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ऐसा लिखकर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आफ्टर सॉल्विंग यू गेट एफ ए बराबर एफ बी एंड वी नो दैट, ठीक है ना। सॉल्व करना है ईमानदारी से और दिखाना कि देखो एफ ए की वैल्यू ये आई, एफ बी की वैल्यू ये आई, नाउ वी कैन अप्लाई रूल्स। तब आप क्या करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना और उसको बराबर 0 कर देना और उससे x निकाल लेना, एफ डैश एक्स बराबर 0 करना, उससे x निकालना, वो तुम्हारा हो सकता है 1 आए 2 आए अनेक आए, तो आपका जो भी x आ रहा है वो दिखाना, ये देखो ये x आया मेरा और ये इस इंटरवल के बीच में लाएगा, ठीक है। तो वो इस इंटरवल के बीच में लाया कर रहा है, तो हेंस रोल्स ने जो बोला ठीक बोला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। और वो वहां बैठे हुए बड़े खुश हो रहे हो, वाह एक एक बच्चे ने रोल्स को वेरीफाई किया है, ठीक है। ये होता है पूरा एक सवाल, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अल्फा इक्वल टू दिस, फॉर के इक्वल टू दिस, तो के क्या हो अल्फा क्या हो जिसकी वजह से रोल्स एप्लीकेबल हो जाए, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको चेक यहीं से करना पड़ेगा, यानी एक तरह से मुझे अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल तुमसे टेस्ट में पूछना है ना, तो मैं सीधे सीधे देने की जगह कि बेटा चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, मैं रोल्स लगा के दूंगा कि इफ रोल्स इज एप्लीकेबल, ऐसे करके दूंगा, तो फिर डबल फील आ जाएगी, वो क्वेश्चन हमारे इसमें भी कवर हो जाएगा और एलसीडी में भी हो जाएगा। अभी जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स तो बहुत सारे, समझ रहे हो ना, फंक्शन आईटीएफ से लेकर सब है और साथ में डिटरमिनेंट भी आ रहा है टेस्ट, ठीक है ना। अब इतने सवाल हैं पेपर में, मतलब इतने चैप्टर हैं और सवाल इतने से, तो कहीं ना कहीं तो मिक्सिंग करके दे देनी पड़ेगी ना पेपर, तुम समझो ना हमारी भी मजबूरी, ठीक है ना। तो ये खेल हम ऐसे खेलते, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे बराबर है, तो ये चीज हमें यहां से समझ में आई। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि दिस इक्वेशन, ऐसा जेई में आता है ज्यादातर, दिस इक्वेशन कुछ इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1C, ऐसा जब भी आता है ना तब रोल्स का थॉट आता है दिमाग में, ठीक है। तो हो क्या रहा है अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, तो 3 जो चीजें लग रही हैं वो एफ पर लग रही है, किस पर लग रही है, एफ पर, यानी सारी लड़ाई फंक्शन लड़ रहा है और मजे एफ डैश उठा रहा, आया समझ में, यानी एफ डैश पर कंक्लूजन निकला, पर सारे टेस्टिंग किस पर की गई, एफ एक्स पर की गई और एफ डैश पर कंक्लूजन निकला। जैसे हमने आईएमडीटी पढ़ी थी, उसमें एफ ए एफ बी लेस देन 0 वो वाली चीजें अपने देखी थी, तो उसमें जो चीजें हो रही थी वो एफ पर ही हो रही थी कि अगर ए और बी के बीच में 1 रूट लाना है तो एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, तो एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट ए और बी के बीच में होता था, तो इसमें मजे एफ एक्स को ही आते थे। पर यहां पर लड़ाई लड़ रहा है एफ एक्स और मजे लूट रहा है एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश सी बराबर 0 हो रहा है। भाई सो मत, बहुत भयंकर निपट जाएगा, बस तो संभाल, अपने अंदर एनर्जी ला, जोश ला, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो, अपना पोस्चर स्ट्रेट। भाई साहब 8:15 ये हाल है, क्या कर रहे हो। तो तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है, 1:30 बजे तक है ना, अच्छा 3:30, जो जो भी है पर
अपने आप को अलर्ट रखो यार, कितनी इंटरेस्टिंग चीज। वो मैं एक एक चीजें सोच रहा हूँ ये रोज पढ़ाते वक्त, मेरे दिमाग में कंटिन्यूस ये आ रहा है कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन, जितनी चीजें हैं सब लेकर उड़ेल दो। और यहाँ पर है दहाड़, बी अलर्ट। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास में पढ़ाते वक्त बीच में यस नो का ऐसा म्यूजिक चलता रहे ना, तो फिर सही रहता। कोई बच्चा बीच में सो भी रहा हो ना, तो एकदम से सब बच्चों का यस सर कुछ हुआ, जाग के उठेगा, नालायक कहेंगे। चलो देखो कहाँ था, बिल्कुल ही पूरा लिंक तोड़ देते। एफ डैश सी हमारा 0 था, मैं क्या बता रहा था? अच्छा लड़ाई, हाँ लड़ाई लड़ाई, ठीक है। तो एफ पर सारी बातें होती हैं और एफ डैश पर खेल होता है। यानी अब ध्यान से सुनना, ये बहुत की थिंग है इस क्वेश्चन को करने की, इसके क्वेश्चन करने की। आपके पास अगर प्रूफ करना है कि दिस इक्वेशन बराबर दिस, ऐसा कुछ प्रूफ करना है, यानी एक तरह से एफ डैश सी बराबर 0 की जगह आपको हमेशा ऐसा लिखा नहीं आएगा कि एफ डैश सी बराबर 0। आपके पास कुछ कुछ ऐसा लिखाएगा, एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी प्लस 2 माइनस, ऐसा कुछ कुछ भी एक इक्वेशन फॉर्म में कुछ लिखा होगा। तो आपको अपना रूट बनाना पड़ेगा। अपन जो करते थे क्या करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे और वहां पर क्या बनाएंगे 0। और वो चीज अब क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। जो चीज प्रूफ करनी है वो है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो हमें रोल्स जो लगानी है वो इस पे नहीं लगानी है, रोल्स एफ एक्स पे लगानी। जो प्रूफ करना है वो एफ डैश करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर मैं एफ डैश सी को इंटीग्रेट करूंगा तो बोलो एफ एक्स प्लस सी आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब मैं सी की जगह एक्स रख देता हूं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी। तो जो मैं रोल्स लगाऊंगा बच्चों, वो मैं किस पे लगाऊंगा, एफ एक्स प्लस सी पर रोल्स लगाऊंगा। यानी एफ एक्स प्लस सी पर ये तीनों चीजें चेक करूंगा कि मेरा एफ एक्स प्लस सी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये चीजें हो गई तो फिर उसका डैश 0 बनेगा, कम से कम एक सी। और एफ एक्स प्लस सी का डैश क्या हुआ, एफ डैश एक्स। तब जाकर आप यहां पहुंचो। अरे थॉट समझ में आया? यानी आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ भी इक्वेशन ऐसी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट एंड गेट द एफ एक्स, जिस पर आप रोल्स लगाओगे। जो इक्वेशन दी गई है उसी पर रोल्स मत लगा देना। अगर उस पर तुमने ये 3 कंडीशन लगा दी तो फिर उसके मजे किसको मिल जाएंगे, उसके डैश को, यानी डबल डैश को उसके सारे बेनिफिट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द थॉट? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। चलो अब हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और इसके थ्रू उस पर थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप्स लिख लो रोल्स थ्योरम पे। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन subject to the following conditions. Subject to the following conditions. First, fx is continuous. fx is continuous in a comma b closed. और याद रखना C for continuous, C for closed. ठीक है। Second, fx is differentiable. fx is differentiable in a comma b open. fx is differentiable in a comma b open. और third, f of a बराबर f of b. Third condition, f of a बराबर f of b. Then there exist at least को underline उसी पेन से at least one point
at least one point, at least one point x equal to c, at least one point x equal to c, such that ये लिखो c between a and b, such that c between a and b, where f dash c equal to 0, where f dash c equal to 0। और इसके सपोर्ट में ग्राफ बना दो, ये वाला ग्राफ, ये वाला एक से ज्यादा सी आना और ये सारे सी आना। ये सारे सी है। और इन ग्राफ पर लिख देना कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। किसी को डाउट हो तो पूछ ले। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू के फेवर में ये तीन ग्राफ। इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है, हम लोगों ने क्या सीखा ज्योमेट्रिकली, व्हाट डज दिस रोल्स मींस कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व देयर इज अ पॉइंट वेयर tangent is parallel to x axis means slope is 0। तो इसमें ज्योमेट्रिकली भी लिख दो, ज्योमेट्रिकली मींस between any two points A and B there is a point on the curve where tangent is parallel to x-axis, where tangent is parallel to x-axis। ठीक है, हो गया। अब एक नोट लिखो, नोट में लिखो इफ fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। मेरा नोट खत्म होते ही जो एक्सप्लेन करना चाहे हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। इफ fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन then between any two roots of the equation fx बराबर 0 there will be at least one root of the equation, f dash x equal to 0। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। बस इतने सुनो, कम ऑन, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी, ट्रांसलेट मत कर देना उठा के, चल बेटा
एफ एक्स के थोड़ा सा और अच्छे से बता दे। देखो, हमारा है अल्फा और बीटा दो रूट, किसके रूट है ये? एफ एक्स के रूट है। अब एफ एक्स के रूट है तो मतलब क्या है कि एफ अल्फा और एफ बीटा जीरो है। तो हमें रोल्स के लिए यही तो चाहिए था कि एफ अल्फा और एफ बीटा बराबर है। तो अगर एफ अल्फा एफ बीटा बराबर है, यानी ये दोनों रूट है, तो कम से कम एक पॉइंट तो सी ऐसा होगा जो अल्फा और बीटा के बीच में होगा, और जिस पर मेरा एफ डैश सी क्या होगा? जीरो होगा। और इसको हम समझ भी सकते हैं, रूट मतलब एक्स एक्सिस को काटना। ठीक है, अब यहां से मेरा ग्राफ गुजर रहा है और यहां से गुजर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ही। तो अब हमने क्या किया, यहां से अगर अपन, हो सकता है कि अपन सिंपल ऐसे ही ग्राफ बना दिया, तो अगर ऐसा ग्राफ बना दिया तो एक सी यहीं पर बन गया। और अगर हो सकता था, हमने थोड़ी बहुत खुराफाती करी, हमने यहां से घूम फिर के धड़ धड़ ऐसा करके फिर यहाँ पहुंचे, समझ लो। तो यहां से हमारे पास देखो कितने सारे सी मिल गए। ठीक है, तो कोई भी दो रूट्स के बीच में कम से कम एक तो मिलेगा जहां पर वो चीज क्या हो जाएगी? जीरो। एफ डैश क्या हो जाएगी? जीरो। तो दो रूट एफ एक्स के, एक रूट एफ डैश का। हो सकता था कि जरूरी थोड़ी कि अपन ऐसे गया बनता है, तो ऐसे भी जा सकते थे, है ना। तो यहां पर दो सी मिल जाते, है ना। रूट अपन अल्फा बीटा कंसिडर कर रहे हैं, उनके बीच में इसका रूट आ रहा है तो आने दो ना, क्या दिक्कत। ठीक है, एफ डैश का कम से कम एक रूट आएगा, ये बात की गारंटी लेता। ठीक है, चलो तुमसे एक सवाल, अब बताना। यही चीज में मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया और बोला कि अगर एफ एक्स के एन रूट्स हैं, एन नहीं, 5 रूट है, तो एफ डैश के रूट्स के बारे में कमेंट करो। चलो, रेज योर हैंड। मैंने बोला एफ एक्स के 5 रूट हैं, एफ डैश के रूट्स पर कमेंट मारो। फिक्स और एटलीस्ट 4 रूट्स। किसको तो समझ में आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, सीधी सी बात, 5 बनाने हैं, 1 2 3 4, एक बार और गिरा दो, ये 5 हो गए। ये तो सीधे से चुपचाप से चला गया वो, है ना, बिना हरकत करे। तो ये हमारे x1 x2 x3 x4 x5, ये x वाले रूट है एफ एक्स। तो यहां पर 1 2 3 4, 4 रूट, जैसे गैप मेथड पढ़ा था ना अपन, है ना। इन दोनों के बीच में कम से कम एक रूट, इन दोनों के बीच में कम से कम, इन दोनों के बीच में कम से कम एक, ऐसे ही इनके बीच में कम से कम एक। तो हम ऐसे एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि बिटवीन n distinct roots of fx equal to 0 there will be at least n minus 1 roots of f dash x equal to 0। इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद रखना कि आप लोग fx के n है तो f dash एक कम होगा ना, अरे उसकी डिग्री n है तो डिफरेंशिएट करेगा तो n माइनस 1 हो जाएगी ना, वैसे याद रख। पर एटलीस्ट का ध्यान रख, एटलीस्ट हमने क्यों बोला, आप सब समझते हैं कि ऐसे जाकर ये हरकतें करके जाए तो फिर तो कितने भी बन सकते हैं। आया समझ में? तो एक मैं फिगर और बनाता हूं, उससे तुम्हारे दिमाग का 100% बैठ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, मैं यहां से ये लिखता हूं, एफ एक्स ये है एन रूट्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 के ऑब्वियसली, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के एटलीस्ट कितने होंगे? n माइनस 1। यानी अगर इसके इतने हैं तो इसकी वजह से, ये एरो लगा रहा है मतलब इसकी वजह से इसके इतने हुए। चलो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता हूं, मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूं, अगर मैंने बोला एफ डैश एक्स बराबर 0 के, ये इस पे क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल करेक्ट में, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस ही है एक तरह से जो नोट्स अपन पढ़ रहे हैं। कुछ लिखना मैं तभी लिख पाऊंगा। मैंने बोला एफ डैश एक्स बराबर 0 के एम रूट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स के बाद बोलना मत, चुप। एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स पर कमेंट करो, रेज हैंड, आराम से पहले सोच लो।
मैंने इसके एम रूट्स लिख के दे दिए और पूछ रहा हूं अब एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स में। सोच लो पहले अच्छे से। लेट एवरीवन थिंक। कंफ्यूज कर दूंगा मैं बुरी तरह से, बताओ। हाँ बेटा। एट मोस्ट करेक्ट, वेरी गुड। किसके को समझ आ गई ये बात? वाह क्या बात है। सीधी सी बात ये है कि यहां पर एटलीस्ट, देखो तुम्हें क्या ट्रिक बता दो कि यहां पर एफ एक्स के एन है, तो मैंने क्या सिखाया, एफ डैश के एक कम होंगे। अब ये कम है, एम है, तो इसके फिर एक ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर 0 के एम प्लस 1 रूट्स होंगे एट मोस्ट। क्योंकि यहां से यहां तक जा रहे हो तो एटलीस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एटमोस्ट। यहां से वहां जाने में एटमोस्ट, सीधे से याद रहो, एटलीस्ट का उल्टा एटमोस्ट। यहां पर एन तो यह एन माइनस वन, यहां पर एम तो यहां एम प्लस वन। ऊपर की डिग्री एक तरह से रूट एक ज्यादा और नीचे का। और ये क्यों एटमोस्ट एम प्लस वन? क्योंकि एफ डैश है वो टर्न मार रहा है ना, 5 मतलब 5 पॉइंट पर वो टर्न मार रहा है। ठीक है, अब यहां पर एटलीस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। भाई साहब ये जो टर्न मार रहा है ये पूरा की पूरा ऐसी तैसी एक्सिस के ऊपर ही मारता रहा तो, अरे समझ रहे हो, अगर एफ डैश एम रूट्स दे रहा है और वो एम रूट्स सारे की सारे एक्सिस के ऊपर दे रहा है, तो एफ एक्स का तो एक भी रूट नहीं आ रहा। अरे समझ रहे हो, तो कम से कम की तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ ज्यादा से ज्यादा पूछो तो हम बता देते, ज्यादा से ज्यादा में अगर ऐसा हो सकता है कि एफ डैश एक्स हमारा 0 1 2 3 पॉइंट पर हो रहा है, यानी एम कितना आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो एफ एक्स कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर तो वही वाली बात होगी। तो दिस इज द केस वेयर यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। बोलो चीज समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन आएंगे इसके, बी केयरफुल। चलो लिखो एटलीस्ट एट मोस्ट के बारे में नोट लिख दो। if f is a differentiable function, if f is a differentiable function in a comma b open, if f is a differentiable function in a comma b open and continuous in a comma b closed, such that fx equal to 0 has exactly n roots, has exactly n roots in a comma b closed, then f dash x equal to 0 will have, बोलो, at least n minus 1 roots, at least n minus 1 roots in a comma b open, in a comma b open। ठीक है, सपोर्ट में इसके ये फिगर बना लो, ये वाली फिगर, और ये अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स के फॉर्म में जैसे अपन ने याद किया है वैसे कर लो। हाँ जी, दोनों के बराबर रूट्स। तो इसके m है, उसके m क्यों होंगे? क्यों मतलब ऐसा क्यों आया दिमाग में? हम तो ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, इसके 2 रूट्स अगर, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3 होंगे। बस हम एटलीस्ट की बात ही नहीं कर रहे।
मैक्सिमम की बात था। नेक्स्ट, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लो जैसे एफ डैश के दो रूट है, और उसके भी दो हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें अपन ने बोला ज्यादा से ज्यादा m+1, तो यानी m+1 मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है, तो इसके मैक्सिमम से तो कम हो ही सकते हैं ना। अबे ठीक है, तो वो तो खैर ऑब्वियस है ही। मतलब एक तरह से ऐसा हो गया, ये यू गया, फिर थोड़ा सा घूम के फिर ऐसे गिरा, तो उसके हिसाब से यू कैन, मतलब ऐसा बना लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, ये ऐसे बनाओ, फिर यू बनाओ, ऐसा बना दो। तो एफ डैश एक्स के कितने हो गए, एक दो तीन और चार, चार चार हो गए, और एफ एक्स के कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करके ही गिरा दो, तो फिर वो, मतलब इट्स डिपेंड, पर लैंग्वेज इज दिस एट मोस्ट एंड एट लीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट इसमें, इफ f dash x equal to 0, if f dash x equal to 0 has exactly m roots, f dash x equal to 0 has exactly m roots in a comma b open, in a comma b open, then देखो f dash की अपन ओपन में बात करेंगे, और f x की अपन क्लोज में बात करेंगे, ठीक है ना। then f x will have at most, will have at most m+1 roots, then f dash equal to 0 भी करते जाओ, then f dash, sorry, then fx equal to 0, मैं फिर से बोल रहा हूं, if f dash x equal to 0 has exactly m roots in a comma b open, then f dash x equal to 0 will have at most m+1 roots in closed AB, closed AB। और इसके सपोर्ट में आपने बनाई हुआ है, ये बना लो, ये कैसे याद रखने के लिए, यहां से जाए डिग्री कम, वो तो मैंने आपको सिखाई दी, ये चीज याद रहनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहले एक सब्जेक्टिव सवाल लिखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर log x स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय x इंटू ए प्लस बी on a comma b closed interval where a is greater than 0 but less than b। चलो लिखना छोड़ दो, बोर्ड पर ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन ये दिया है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, या सब्जेक्टिव में करने के लिए इट्स गुड, और समझने के लिए। तो पहली चीज ये है, ये फंक्शन है, आपको रोल्स को वेरीफाई करना है, और रोल्स को वेरीफाई करने के लिए पहली चीज, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस है। ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सारे क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। डिफरेंशिएबल भी है, पर ऐसा लिखना पड़ेगा वहां पर, वी नो दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज दिस, सो इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, यानी ये दोनों बातें तो सही हो गई, ठीक है ना। अब आता हूं इसका एफ ए बराबर एफ बी पे। तो एफ ए बराबर एफ बी की भी अगर बात करें, तो ऐसे एफ ए निकालना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे बोलो ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी log 1 कितना आ गया, 0। इसी तरह एफ बी निकालो, बोलो log बी स्क्वायर प्लस ए बी, बोलते रहो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 1, तो ये भी कितना आ गया, 0। तो एफ ए और एफ बी भी सेम आ रहे हैं। तो अब ये तीनों चीजें फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब रोल्स विल नाउ एप्लीकेबल। तो आप क्या करोगे, इसका एफ डैश कर दोगे 0, और उससे जो एक्स आएगा वो बनेगा सी, और वो किसके बीच में दिखना चाहिए,
ए और बी के बीच में दिखना चाहिए। तो चलो ध्यान से देखो, अब मैं इसका डैश करने वाला हूं। अब डैश करने के लिए भाई सीधी सी बात है कि मुझे इसका क्वोशिएंट रूल में लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं लॉग दिस बाय दिस है, तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूं, अरे प्रॉपर्टी लगा लो, माइनस कर लेते हैं। मैं थोड़ी या क्वोशिएंट रूल लगाऊंगी ए प्लस में। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1 एक्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, और इसको किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर। अब यहां से बस ये करना है कि जो मेरा एक्स आएगा वो एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं, तो बोलो क्या करें। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर आ गया ए बी और एक्स के दो आंसर आए, रूट ए बी और माइनस रूट। ये माइनस रूट ए बी तो वैसे ही गया क्योंकि ए और बी इसने पॉजिटिव दिया। अरे बोलो, और रूट ए बी इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अरे ज्योमेट्रिक मीन है भाई, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन तो उन दोनों के बीच में ही लाया करेगा, और ए और बी पॉजिटिव भी है। सो एक्स इक्वल टू रूट ए बी will be the value of c for which f dash becomes 0. So at least one c is there जिनकी वजह से f dash 0 आया, और वो c a और b के बीच में है। hence Rolls is verified. किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। लिख लिया, तो लास्ट में लिख देना कि x equal to root ab is the value of c for which f dash c equal to 0 and c belongs to a comma b open. चलो ये तो अपना बोर्ड का हो गया। अब अपन जेई के सवाल पे आते हैं, जैसा आप लोगों को फेस करने को मिलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स 0। इसमें लिखो रोल्स थ्योरम आरटी लिख दिया करो शॉर्ट में, बार बार लिखना पड़ेगा। आरटी रोल्स थ्योरम is applicable for x belongs to 0, 1 closed if alpha is equal to a option -half, b option -1, c option 0, d option half। अब ये बोल रहे हैं कि किस अल्फा पर इस क्वेश्चन में रोल्स एप्लीकेबल होगी।
कौन वो अल्फा होगा जो रोल्स को अप्लाई करवा सकता है? तो रोल्स को अप्लाई होने के लिए क्या तीन चीजें चाहिए भाई? कंटिन्यूअस डिफरेंशियल और एफ ए और एफ बी। चलो इधर देखते रहो ध्यान से कैसे चलता है इन क्वेश्चन को। पहली चीज तो मेरे एफ ए एफ बी देखने में बड़ा मन कर रहा है, 0 और 1 पर। तो चलो एफ ऑफ 0 बताओ क्या है? 0 पर तो ये 0 दिया ही है, और एफ ऑफ 1 उस पर आ जाओ, log 1 0। तीसरी कंडीशन तो देखते ही खत्म, एफ ए बराबर एफ बी हो ही गया। तीसरी कंडीशन ओके। डिफरेंशियबल मुझे दिख ही रहा है। अरे बोलो 0 और 1 ओपन में तो बात हो रही है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ध्यान सुनना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 है ना? अब समझ रहे हो? अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ऐसा कुछ आएगा, फिर वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना? अब मान लो सर अगर अल्फा माइनस 1 नेगेटिव हो गया, जैसे मान लो अल्फा माइनस 1 आ गया -2, तो फिर एक्स की पावर -2 हो गया, और एक्स की पावर -2 हो गया तो ये तो एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। अब सर ये तो फिर 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ। अरे आया समझ क्या क्या है इससे? जब ये नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मैंने क्या बोला कि एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल चाहिए, ओपन में चाहिए। हमें ओपन में तो है ही ना, 0 पर रिस्की हो रहा है तो कोई बात नहीं, 0 पर तो हम वैसे भी चेक नहीं कर रहे, हमें तो ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल में तो अलजेब्रिक और लॉग ये सब इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल ही होते हैं ना। अभी क्या हो गया? डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब पहली चीज है कंटिन्यूअस वाली बात, यानी ये 0 से 1 में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए क्लोज्ड में, ठीक है? तो अब ये 0 से 1 क्लोज्ड में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 0 और 1 ओपन और क्लोज में तो ये कंटिन्यूअस है ही। अबे ओपन में ले रहा हूं, 0 ओपन है अगर, तो फिर तो ये वही कंटिन्यूअस, सॉरी अबे ये दोनों ही कंटिन्यूअस है ना, अलजेब्रिक और लॉग। सिर्फ हमें शक कहां पर हो रहा है? 0 पर कंटिन्यूटी का। यानी एक तरह से इशारों इशारों में ये बोला गया है कि इस क्वेश्चन में एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो 0 पर, और इसमें रोज रोज ये सब लिख लिख के दे दिया। बताओ, एक तरफ से क्वेश्चन कोई बोल दे कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, या फिर ये बोल दे कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड अल्फा। आर यू गेटिंग? ये अब मेरे लिए क्वेश्चन हो गया। तो मैंने 0 पर कंटिन्यूटी की बात करना शुरू किया और ये देखा कि 0 पर कंटिन्यूटी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नेबरहुड है। अरे बोलो, कंटिन्यूटी याद है ना? f0 बराबर f0 प्लस बराबर f0 माइनस, और f0 माइनस तो डोमेन में ही नहीं है, तो हमें तो सिर्फ क्या ही चेक करना है, f0 बराबर f0 प्लस, कंटिन्यूटी के लिए यही होना चाहिए, और f0 तो वैसे ही मुझे 0 दे रखा है, तो f0 प्लस हमारा क्या जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। और f0 प्लस का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x की पावर अल्फा ln x। ये चीज बच्चों क्या जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। अब कौन अल्फा है जिसकी वजह से ऐसा होगा, इसकी बात कर लेते, ठीक है? अब आप लोग ध्यान से रिकॉल करें चीजें। इसमें जैसे मान लो मैंने आपको x ln x वाला सवाल करवाया था, x ln x में अपन एक बार एल ऑर्बिटल से भी किया था, याद है? x ln x, उसमें हम एक तो आपको एक तरीका दिया था कि आप x को 1/t डाल दो, अरे बताया था, x को 1/t डाल दो, और 1/t डालकर फिर वो log t, या फिर इस x को आप लिख दो 1/x, अरे log x अपॉन 1/x। अरे ऐसा भी पढ़ा था अपन ने, है ना? तो ये चीजें ही अपन यहां पर यूज करते हैं। तो जैसे ये फॉर्म अगर अपन चेक करें पहले, तो 0 प्लस पर ये चीज क्या जा रही है? 0, और ये 0 प्लस पे कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट। अब ये 0 नहीं जा रही, ये गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करेगा अल्फा पे क्या है। अरे बेस बेटा 0 प्लस है, पर पावर अगर नेगेटिव होगी तो वो कांड हो जाएगा ना। तो भाई अल्फा पर 3 केस बना लेते हैं यहीं पर।
अल्फा एक बार नेगेटिव, अल्फा एक बार जीरो, अल्फा एक बार पॉजिटिव। जब मैंने अल्फा नेगेटिव लिया तो बोलो, अपने आप रिकॉल करो, अल्फा नेगेटिव है तो 0 प्लस की पावर नेगेटिव यानी 1/0 प्लस इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट और ये भी माइनस इनफाइनाइट। क्या इनका आंसर कभी 0 आ सकता है क्या? ये तो वही ढेर हो गया, अल्फा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अल्फा 0 रख के देखो, अल्फा अगर एग्जैक्ट 0 है तो ये तो 1 हो गया, और ये लॉग 0 प्लस ये तो माइनस इनफाइनाइट भाग गया, ये भी गया। यानी अगर पॉसिबल है तो सिर्फ अल्फा पॉजिटिव पॉसिबल है। आप उसको देख लेते हैं कि ये भी 0 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए। अब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इस केस में हम एक्स को 1/t डालेंगे। अरे वही वाला तरीका अपना, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तो 0 प्लस की पावर पॉजिटिव 0 हो गया, और ये इन्फिनाइट है तो 0 इंटू इन्फिनाइट इनडिटरमिनेंसी है। अरे आया याद, 0 इंटू इन्फिनाइट इनडिटरमिनेंसी है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 इंटू इन्फिनाइट को मैं इन्फिनाइट में इन्फिनाइट ला सकता हूँ एल ऑप्टिल लगाने के लिए। एक्स को मैंने 1/t डाला तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट और log 1/t t की पावर अल्फा, ये माइनस बाहर निकला, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनाइट log t की पावर अल्फा। अब इधर ध्यान दो, log t ये इन्फिनाइट था और ये चीज क्या है, t इन्फिनाइट है और इन्फिनाइट की पावर पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। हालांकि ये है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, पर मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, या तो एल ऑर्बिटल लगाऊं या फिर नहीं भी लगाऊं, इतना तो मुझे पता ही है कि log t स्लो चलता है। अरे पता ना, स्लोएस्ट होता है, फिर एल्जेब्रिक होता है, फिर सबसे तेज एक्सपोनेंशियल होता है। अरे याद है? तो ये सुस्त आदमी और इसके नीचे बैठा है तेज आदमी, एल्जेब्रिक है ये, तो ये तेजी से ज्यादा इन्फिनाइट जाएगा और ये ज्यादा तेज इन्फिनाइट जाएगा, तो वैल्यू कहां पहुंचा देगा, 0। या फिर अगर एल ऑर्बिटल लगाना है तो लगाओ, क्या दिक्कत है, एल एन टी क्या हो गया 1/t, और यहां क्या आ रहा है अल्फा टी की पावर अल्फा -1, और नीचे बोलो 1/t आ रहा है 1/t की पावर, और वो चीज क्या हो गई इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, और बोलो अल्फा पॉजिटिव पर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 0, और हमें लानी भी क्या थी, यानी सब अच्छा हुआ, यानी अल्फा ग्रेटर देन 0 विल बी द आंसर। तो कौन सा है जो पॉजिटिव है, हाफ, तो हाफ विल बी द फाइनल आंसर। सब कुछ आ गया इसमें, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब उठाकर इस क्वेश्चन में समा गया। गुड क्वेश्चन, मार्क इट एज स्टार। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। हाँ, अल्फा लेस देन 0 के लिए बताओ, अपने आप सोचो, सोचने में क्या दिक्कत है बताओ। 0 प्लस की पावर नेगेटिव आ गया, 1/0 प्लस इनफाइनाइट। लिख लिया? चलो पहले एक क्वेश्चन और लिख लो, बाकियों को ट्राई करना। तो अभी ये क्वेश्चन अपने आप करना है आपको। लेट px इज इक्वल टू 51x की पावर 101 माइनस 23 x की पावर 100 माइनस 45x
प्लस 1035. Using Rolle's theorem, prove that using Rolle's theorem, prove that at least one root of px बराबर 0, at least one root of px बराबर 0 lies between 45 की पावर 1/100 से लेकर 46. ओपन इंटरवल. जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐश कर. ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. पीएक्स का एक रूट प्रूव करना है. हाँ भाई, कैसे स्टार्ट लें? क्या क्या अभी बताया था. जब इसका रूट प्रूव करना है, रूट किसका प्रूव होता है? एफ डैश का होता है ना. यानी इन भाई साहब को डैश बनना पड़ेगा. ये डैश कब बनेंगे? जब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे. तो पहली ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में होता कि पी डैश एक्स बराबर 0 का रूट प्रूव करना है, तो इसी पर रोल्स लग जाती. पर अभी इसी का रूट प्रूव करना है, तो फिर इसके इंटीग्रेशन पे रोल्स लगेगी. तो फिर उसका डिफरेंशिएशन पीएक्स आए. आया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन मान लेते हैं. चलो इसको इंटीग्रेट करो, ऊपर वाले फंक्शन को. देखो कोई टेंशन नहीं है, सब डेटा सब मस्त हो जाएगा. अभी 102, अरे 102 ये देखो, फुल तैयारी करके दे रखी है. बोलते कि नालायक कोशिश तो कर. चलो -23 भी थोड़ी बचेगा. एक्स की पावर 101, अरे 101 आया समझ में. प्लस सॉरी -45x²/2, ये कुछ नहीं हुआ. चलो एक और बोलो, 1035x प्लस लेमडा लगा दो चाहो तो. ठीक है. अब इस पर हमें रोल्स लगानी है, एफ एक्स पे रोल्स लगानी है. एल्जेब्रिक है, सीओडी तो आई, सीओडी आई. डायरेक्ट हमें ये इंटरवल में ये वैल्यूज निकालनी है. यानी हमें निकालनी है एफ ऑफ 45 की पावर 1/100 और निकालना है एफ ऑफ 46. यदि ये दोनों सेम आ गए तो फिर हम बोल सकते हैं कि रोल्स इज एप्लीकेबल, और एफ डैश एक्स यानी पी एक्स 0 हो जाएगा. अरे बोलो, पी एक्स 0 हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 1 सी. यानी सिर्फ इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, पूरे 5 नंबर तुम्हारे. सिर्फ इन दोनों को बराबर प्रूव कर दो. और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत इधर देखो, ये हो गया 2 जा 23 जा, इधर कुछ नहीं हुआ. ठीक है. तो चलो 45 की पावर 1/100 की वैल्यू डालता हूं, तो ये आ जाएगा 45 की पावर 102/100, 102/100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स था हमारा 45, 45 की पावर 101/100 और 23 तो है, 23 इंटू दिस. ठीक है. -45/2 एक्स का स्क्वायर, 45 की पावर 2/100 और प्लस 1035. और पता है 1035 ये यही होगा, 23 इंटू 45 भी होगा. अरे आपस में कुछ ना कुछ तो हो गई. चाहो तो एक बार सॉल्व करके देख लो, 23 इंटू 45 करके देखना, 1035 ही आ रहा होगा. 45 की पावर 1/100 प्लस लेमडा. चलो अब इसको सॉल्व करें. अगर तो यहां से इसको देखें, अगर
तो ये चीज क्या लिखी है, ये लिखी है 45/2। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस दिस, यानी ये और ये कैंसिल हो गया क्या, और ये भी बच के कहां जाएगा, लेमडा रह गया। अरे आ गया। और इसी तरह एफ ऑफ 46 हमें निकालना, तो एफ ऑफ 46, देखो 46 की पावर 102/2 -23, 46 की पावर 101 -45, 46/2 और प्लस 1035, 46। हाँ एक मिनट को, 45/2 46/2 का बाई 2 46 का स्क्वायर, ठीक है। और एक मिनट को देखा, प्लस लेमडा तो चलो साथ में चल नहीं दो। अब बोलो, यहां पर भी कुछ कुछ होना चाहिए। 23 इंटू 46, बोलो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तुम दोनों भी जाओ यार, एक 46 बाहर निकला और वो 46/2 और वो 23 इंटू बाद हो गए कैंसिल यार, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। क्या बच गया, लैम्डा, इधर भी क्या बच गया, लैम्डा। हेंस प्रूफ Rolle's is applicable for f dash x equal to 0 and this is f dash x. Px is actually f dash x. ठीक है, तो f dash x 0 होगा कम से कम एक c पर, यानी px भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या इसमें तो बस कैलकुलेशन ही तो कर रहे थे, ये तो साथ साथ नोट किया करो ना इसमें। जब मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, तब तुम्हारा पेन चलते आना चाहिए। ये थोड़ी कि बैठ कर देख रहे हाँ मैटर पहले तुम सॉल्व कर लो, देखते तुमसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। लिखो एफ एक्स एंड जी एक्स, पहले क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर differentiable functions, are differentiable functions such that f of 1 बराबर g of 1, f of 2 बराबर 4, g of 2 बराबर हाफ, then prove that f dash x is equal to 3x square gx plus x cube g dash x for some x belongs to 1 से 2 open into। अब क्या करोगे, यहां तो इक्वल टू 0 है ही नहीं, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। बोलो हाथ खड़ा करके बताओ, देखो तुम ठीक सोच पा रहे हो क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में खूब सारा ज्ञान दिया था। ये इक्वल टू 0 देना है तो क्या करें, ये इक्वल टू दिस, सबको एक तरफ ले आओ, इक्वल टू 0 करो, तो क्या उसी पर रोल्स लगा दोगे, उसके इंटीग्रेट पे, यानी तुम्हें इसको इधर लाकर इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट कैसे करोगे, एफ डैश एक्स का तो चलो कर दोगे एफ एक्स, फिर ये कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, अरे पूरा देखो, क्या तुम्हें प्रोडक्ट रूल की फील आ रही है क्या, इन्होंने पक्का प्रोडक्ट रूल लगा के दिया हुआ है ना,
फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, यानी ये जो इन्होंने हरकत कर रखी है, क्या ये एक्स क्यूब इंटू जी एक्स का डैश दे रखा है? तो फिर पेन चलाओ, किसका वेट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन तुम्हारे सामने लिखा है। एच एक्स फंक्शन मान लो, ये देखो इसको, अरे आया समझ में? एच एक्स मान लिया मैंने, एफ डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं पहले, फिर एच एक्स ही लिखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक समझ गए सब? तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये डैश हटा, ये डैश हटा, और लेमडा लग गया, तो यही हमने एच एक्स मान लिया। अरे सबको समझ में आ गया क्या? तो ये एच एक्स है और इसी पर रोल्स लगा देते हैं। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जीएक्स के बारे में आपको दे ही रखा है, एफ एक्स एंड जीएक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कंटिन्यूअस है ही। बस आपको रोल्स 1 से 2 लगाने में एच ऑफ 1 निकालना है और एच ऑफ 2 निकालना है, और जैसे ही ये दोनों सेम आ गए तो एच डैश बराबर 0 आ जाएगा। सो एफ ऑफ 1 बराबर जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 प्लस लेमडा गया, और एच ऑफ 2, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है? 4 माइनस 8 हाफ। क्या बात है, मस्त तैयारी करके दे रखी है। ये दोनों भी गए, लेमडा आ गया, एच ऑफ 1, एच ऑफ 2 सेम। आई थिंक अब आपको फंडा समझ में आ गया इसका, है ना? एच ऑफ 1 इज इक्वल टू एच ऑफ 2, हेंस रोल्स इज एप्लीकेबल। तो एच डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 सी, और एच डैश एक्स ही अपना ये एक्सप्रेशन है, तो ये होगा ही होगा फॉर 1 सी। अगला क्वेश्चन, given that a नॉट a1 a2 से लेकर an are real numbers satisfying the equation a naught upon n plus 1 plus a1 upon n plus a2 upon n minus 1 so on an minus 1 upon 2 plus an equal to 0. Then prove that there exists at least one real x between 0 and 1 such that, बस यही लिख रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं सिर्फ आप वो लिखो, बस बिटवीन 0 and 1 लिखा है। तो फिर मतलब क्या हुआ? ओपन और क्लोज? ओपन हुआ ना, 0 और 1 के बीच में, तो फिर 0 और 1 ओपन। such that a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 से लेकर an इज इक्वल टू 0।
जिसे हो जाए हाथ खड़ा करें। यस डन। तुरंत देखते ही ओरल, अब तो धीरे धीरे आदत पड़ जानी चाहिए। क्या इसी पर रोल्स लगा दूं? इसके इंटीग्रेशन पे। अब तो आदत पड़ गई है। चलो एफ एक्स मान लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। ए नॉट एक्स की बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ए वन एक्स की बार एन अपॉन एन, ए टू एक्स की बार एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ए एन एक्स प्लस लेमडा। इंटीग्रेट करना है बस फंक्शन, और इसी पर रूल्स लगानी है। कंटिन्यूअस डिफरेंशियल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो लेमडा, और एफ ऑफ वन ए नॉट अपॉन एन प्लस वन। ये सब किस लिए दे रखा है? टाइम पास करने के लिए थोड़ी दे रखा है। ये सब इसने क्या दे दिया है? जीरो है ये। यानी ये भी भाई साहब क्या आ गए? लेमडा गए। देखो कितना इजी होने लग गया है। बस फंक्शन इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके उस पर रोल्स लगा दो जीरो और वन के बीच में, और ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, मींस रोल्स इज एप्लीकेबल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन एक्स इज फॉर श्योर। और अब इसके बाद इतने आसान क्वेश्चन नहीं होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब इसको लिखो और होमवर्क में ट्राई करना। लिखो पहले क्वेश्चन, ये लिखते रहना। लेट एफ एक्स बी अ, let fx be a non-constant, let fx be a non-constant twice differentiable function, fx be a non-constant twice differentiable function। समझ गए? twice यानी आप डबल डैश तक जा सकते हो। defined on minus infinity to infinity such that f of x बराबर f of 1 minus x and f dash 1 by 4 is equal to 0. Then first question, prove that, इस क्वेश्चन में क्यों इतनी खास बात है जब मैं आपको बताऊंगा तब समझना है। इसको मल्टीपल डायमेंशन से सोचना। जब इसीलिए मैं घर पे जा रहा हूं, अच्छे से इसमें मगिंग करके आना, तब तुम्हें इसमें रियल फील आएगी जब मैं क्लास में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। ठीक है? प्रूव दैट एफ डबल डैश एक्स, प्रूव दैट एफ डबल डैश एक्स vanishes at least twice in 0,1 closed, in 0,1 closed। और सेकंड क्वेश्चन, फाइंड f dash half। ठीक है? तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, और साथ में आप लोग जे एडवांस्ड कर लें टेंजेंट नॉर्मल की। ठीक है? इसका अपन डिस्कशन जितना कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास से मोनोटोनिसिटी का भी आपको देना शुरू करना है। ठीक है? बाकी डू योरसेल्फ वगैरह आप लोग और एनसीईआरटी अपने पार्ट पर करते रहे। नेक्स्ट क्लास में मैं रोल्स के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, और लग रहा है भाई आराम से, है ना, एलएमबीटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे।